नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात श्रद्धा वालकर मामले की। अब सामने आया कि श्रद्धा की पहले भी हत्या की कोशिश आफताब ने की थी। श्रद्धा ने 23 नवंबर 2020 में पुलिस में आफताब के बारे में शिकायत की थी। चिट्ठी में उसने लिखा था कि गला दबाकर हत्या की कोशिश की गई थी, काटकर फेंकने की भी धमकी मिली थी, डराने, ब्लैकमेल, 6 महीने से पिटाई का जिक्र है। आफताब के पिता को भी इस पिटाई के बारे में पता था। तो शिकायत के बाद आफताब के साथ यानी 2 साल तक रहने से उसने इनकार कर दिया था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि श्रद्धा ने अपनी शिकायत भी वापस ली और वापस आफताब के साथ रहने चली गई। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। मैं श्रद्धा विकास वालकर, मेरी उम्र 25 साल है और 26 साल के आफताब अमीन पूनावाला के साथ रीगल अपार्टमेंट में रहती हूँ। आफताब ने आज मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश की, मुझे डराता है, ब्लैकमेल करता है। उसने मुझे काट कर टुकड़े टुकड़े कर फेंकने की धमकी भी दी है। ये पिछले 6 महीने से मेरी पिटाई करते आ रहा है, लेकिन मैं इसके पहले पुलिस थाने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई क्योंकि इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। आफताब के माता पिता को भी ये सब पता है। वो वीकेंड पर मिलने आते हैं। हम अब तक एक साथ रहे क्योंकि हम शादी करने वाले थे और आफताब के माता पिता का आशीर्वाद भी था, लेकिन अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। कल को अगर मुझे कुछ होता है तो इसके लिए आफताब ही जिम्मेदार होगा। श्रद्धा ने लिखित शिकायत 23 नवंबर 2020 को तुलिंज पुलिस थाने में दिया था, लेकिन इसके बाद फिर से आफताब के पास ही रहने चली गई और 2 साल बाद वही हुआ जिसका उसे डर था। 18 मई 2022 को दिल्ली के छतरपुर में आफताब ने उसकी हत्या कर शव के 35 टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया। श्रद्धा के इस शिकायत पत्र से तुलिंज पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मामले को गंभीर मानते हुए इस बात की जांच कराने का आदेश दिया है कि उस दौरान जांच क्यों नहीं हुई। वो पत्र मेरे पास भी आया है, मैंने उसको देखा है, बहुत सीरियस पत्र है। उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए जरूर उसकी जांच की जाएगी। इस बीच तुलिंज पुलिस ने दावा किया है कि श्रद्धा की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद 19 दिसंबर 2020 को श्रद्धा ने थाने में आकर अपनी शिकायत वापस ले ली थी। इस मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई तुलिंज पुलिस की तरफ से की गई है। उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था और जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। साल 2020 में तुलिंज पुलिस को लिखे शिकायत पत्र से ये साफ है कि श्रद्धा आफताब से डरी हुई थी और उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसने अपने दिल की सुनने या फिर अपने पिता के घर वापस आने के बजाय आफताब और उसके माता पिता पर भरोसा किया। नतीजा वही हुआ जिसका उसे डर था। वसई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस मामले पर बात करने के लिए एनएन राव, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस हमारे साथ हैं और रंजना कुमारी, निदेशक सीएसआर हमारे साथ हैं। रंजना जी, पहला सवाल तो जहन में यही आता है कि जब 2 साल पहले इस तरह की स्थिति थी और चिट्ठी भी लिखी थी और गला घोटने की पूरी कोशिश की गई, धमकी भी मिली काट देंगे, फिर भी रंजना वापस गई है श्रद्धा रहने के लिए उसके साथ। ये एक दुखद परिस्थिति होती है कि जब एक महिला अब्यूजिव रिलेशनशिप में है लेकिन निकल नहीं पाती है, क्योंकि शायद मानसिक तौर पर पूरी तरह से टूट चुकी होगी, भरोसा करना चाह रही होगी। कैसे आप देख रहे हैं इसे? देखिए, इस तरह के मामले में अक्सर 3 बातें होती हैं। एक तो ये कि इतना ज़्यादा डरा दिया जाता है लड़की को कि उसको लगता है अगर हम यहाँ से निकलेंगे, हो सकता है उसने ये भी धमकी दी कि तुम्हारे माँ बाप को मार डालेंगे, तुम्हारे परिवार के लोगों को ख़त्म कर देंगे अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि धमकी सिर्फ उस तक सीमित नहीं थी, बल्कि परिवार के लोगों को भी शामिल किया होगा, भाई बहन को शामिल किया, जो भी है, मतलब उसका एक इम्प्लीकेशन बहुत सीरियस होगा, ऐसा डर उसके मन में बैठ गया होगा। दूसरी बात, जो उसकी इमोशनल रिलेशनशिप को एक्सप्लॉइट कर रहा होगा, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि वो किसी भी लड़के के साथ शी वॉज इन लव, वो उससे प्रेम करती थी, उसके साथ आई थी, तो वो लगातार उस एस्पेक्ट को कि अब मैं सुधर जाऊंगा, अब ये सब कुछ भी नहीं होगा। और जब उसके फादर को पता था, माँ बाप को पता था, तो मैं माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानती हूँ कि उन्होंने इस पूरे मामले में पुलिस को करके, और अपने लड़के को उनसे ज्यादा कौन जानता था, लेकिन उन लोगों ने भी तरह से उसको मना नहीं किया, वो वहां से बाहर नहीं गई। और लेकिन तीसरी बात जो है वो ये भी है कि उसकी जो इमोशनल और फियर की जो सिचुएशन थी, उसमें पुलिस वालों ने क्या किया,
ये पत्र उनके पास आया और फिर उसने विड्रॉ किया। विड्रॉ करने और पत्र जो उन्होंने शिकायत दर्ज कराने के बीच में पुलिस को जब ये मालूम था कि मामला यहां तक जा सकता है कि वो गला दबा के मार देगा, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, मैं पुलिस की सबसे बड़ी इसमें जिम्मेदारी मानती हूँ कि अगर उसको बुलाते, अगर उसके माँ बाप को बुलाते, अगर वो लोग ये बात उनके मन में ये होती कि कॉग्निजेंस ले लिया है इस पूरे किस्से का और पुलिस इसमें पूरी तरह जानकारी रखती है और अगर कुछ होता है तो फिर ये लोग बख्शेंगे नहीं और इस तरह की हरकत करने के पहले उसको गिरफ्तार नहीं किया। तो ये देखिए ये अक्सर आप देखेंगे आजकल निधि कि जब या तो जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं या तो ऑफेंडर्स के बारे में पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर वो एम्बोल्डेंड हो गए कि अब हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो यही बात मैं मानती हूँ कि इसमें सबसे बड़ा दोष मैं आज इस पत्र के आ जाने के बाद पुलिस विभाग को देती हूँ कि आप लोग इस तरह के मामले को कभी भी सीरियस नहीं ले लेते हैं। लड़की अपने मन से गई है, किसी और के साथ रह रही है, तो वो एक तरह से तो वो उसने गलती की है, वो फॉलन वुमन है, उसका क्या है करके आप उसको देखते ही नहीं इस तरह के मामले को और देखिए आपने नतीजा कहां तक आज पहुंच गया। तो ये बात पुलिस आज कह रहे हो महाराष्ट्र में कि नहीं इसकी जांच होनी चाहिए, इस तरह का पत्र आया था। अरे आपके हर थाने में आप जाके जांच तो करवाइए कि कितनी इस तरह की एप्लीकेशन लड़कियों की आती है, कितनी ऐसी शिकायतें माँ बाप कर रहे हैं। आज तो हम लोग दिल्ली के अंदर हम लोग देख रहे हैं कितनी ऐसी शिकायतें जा रही हैं, पुलिस कुछ नहीं करती है। पुलिस या तो फिर मुझे मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी कोई ना कोई इसका कारण हो जाता है। करप्शन भी एक कारण हो सकता है, पर इस केस में साफ साफ पुलिस की नाकामी है, पुलिस की गलती है, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है और लड़की तो लगातार भय के वातावरण में थी और भय के कारण ही उसने कॉम्प्रोमाइज किया, ऐसा मुझे लगता है। अगर उसने इतनी बुरी तरह डरा के रखा होगा कि वो न कुएं में और कुएं से वो पहाड़ से गिरी तो खाई में और कुएं में, तो वो वाली उसकी स्थिति थी। वो कहीं ना कहीं इसी भय की वजह से उसके साथ रह रही थी। बिल्कुल। एलन राव साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि रंजना जी कह रही हैं पुलिस की एक बहुत बड़ी इसमें जिम्मेवारी बनती है इस पूरे मामले में, अगर 2 साल पहले की ऐसी चिट्ठी थी। देखिए निधि जी, पुलिस की जिम्मेवारी इसमें यहाँ तक बनती है कि मैंने आपके लेटर के कंटेंट्स को अच्छे से पढ़ा है, देखा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अपेरेंटली कॉग्निटिव ऑफेंस बनता है 307, 506 आईपीसी का और वो एक केस ऐसा उनको रजिस्टर करके उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि पुलिस ने इसको पहले इंक्वायरी करने की कोशिश की कि पहले छानबीन करें कि क्या सच्चाई है इस लेटर में, तो उस इंक्वायरी के दौरान उनको ऐसा लगा कि ये मेजर लड़की है और हो सकता है ये आपस में एक लिविंग रिलेशन में या उसमें अफेयर्स में है, तो उनकी कोई बातचीत ऐसी हुई हो। उसके बारे में फिर उनके जो दोस्त आए और उनके बाद कहने के बाद उस कंप्लेंट को जो वापस ले लिया तो पुलिस अपना पल्ला झाड़ देती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस को बड़ा सेंसिटिव तरीके से सोचना चाहिए था कि अगर ये रेप्लिकेशन इसका जो आज कह रही है इसका कोई रिजल्ट ऐसा एडवर्स हो गया बाई चांस, अब तो ये वापस ले रही है, ये भी देखना चाहिए कि जो वापस ले रही है तो वो किसी दबाव में तो नहीं ले रही या किसी डर की वजह से लेकिन सर मैं आपसे पूछना ही चाह रही थी, चिट्ठी वापस भी ली गई है, ये चिट्ठी वापस भी उसके द्वारा ली गई है, वो भी अपने आप में पुलिस कह सकती है कि वापस ली गई, लेकिन क्या लड़की प्रेशर में थी उस लिहाज से पुलिस कोई अपडेट लेती है ऐसे मामलों में या नहीं, छोड़ दिया गया? यही मैं आगे बढ़ा रहा था कि वो देखना चाहिए था। पुलिस बड़ी एक प्रोफेशनल एक जॉब है, जो आदमी को हाव भाव से या जो आते हैं उनके उसके भाव से, एक्सप्रेशन से या लड़की से बात करके, लड़की से अकेले में बात करके पूछ सकते थे कि आपको कोई इसमें प्रेशर तो नहीं है, दबाव तो नहीं है, डर से तो नहीं वापस ले रहे हो। तो जो भी सिचुएशन नहीं होगी वो वहां की पुलिस जाने, और लड़की बेचारी है नहीं अभी, वो क्या बता पाएंगी। लेकिन ऐसे हालात में अगर ये पूछा गया है और पुलिस ने सेटिस्फाई किया है तब तो फिर वापस लेने के लिए अगर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है तो पुलिस को अगर कोई कहे कि नहीं मैं अपनी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं चाहती और लिख के ले लिया होगा उससे, तो पुलिस का यहाँ तक अपना बचाव है। वरना मैं समझता हूँ इसमें एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कब मारा, कैसे मारा, उसको एमएलसी जो कहती है चोट मारा, गला दबाया या उसकी एमएलसी करानी थी या किसके सामने मारा, ये सब चीजों की तफ्तीश करनी चाहिए थी और उसको अपेरेंटली देखना था कि वो उनके पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी उसमें है कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने वापस लेते वक्त पेरेंट्स भी बता रहे हैं, कोई साथी दोस्त भी आए थे, वो भी आए थे, तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए थी। लेकिन ये बात जैसे अभी मैडम कह रही थी कि हमारे देश में
हमारी दिल्ली में भी ऐसी कई कंप्लेंट्स होती रहती है पुलिस के सामने, तो वो एक रूटीन सी बात समझ कर कि ये मेजर लड़की है। बिल्कुल, जब जघन्य मामला हत्या हो जाती है उसके बाद हम सब एक मामले के पीछे पड़ जाते हैं और फिर तमाम सवाल उठाते हैं। रंजना जी, ऐसे में एक लड़कियों को आप ऐसे में क्या संक्षेप में संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि एक रिलेशनशिप में अपना घर बार छोड़कर वो आई थी, निकलना, वो भरोसा भी जताना चाह रही थी, लेकिन पूरी तरह से टूट चुकी थी जिस तरह से उसकी लगातार पिटाई होती थी। उस लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगी लड़कियों को इस समय? देखिए, सबसे बड़ी बात निधि ये है कि जो हिंसा करता है वो आदमी कभी बदलता नहीं है। ये मेरे 40 साल के महिलाओं के बीच में जो पारिवारिक हिंसा के कानून में भी बनवाने में भी हम लोग ने मेहनत की थी, और आज हम इतने सारे केसेस कर रहे हैं। जो हिंसक होता है, एक बार जिसका हाथ उठ गया उसका हाथ फिर रुकता नहीं। या तो आप पहली बार जब हाथ उठाता तब हाथ पकड़ लेते और आप कहते मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं किसी कीमत पर इस रिश्ते में नहीं रहूंगी। पर होता क्या है कि लड़कियां इमोशनली इतनी कमजोर बनाई जाती हैं, इसी तरह का लालन पालन होता है जिसमें कि उनको एक पुरुष पर डिपेंडेंट होना चाहिए। और निधि, एक बात मैं राव साहब से पूछना चाहती हूँ, अगर वो कह रही है गला दबा के हत्या, तो क्या उन लोगों ने उस लड़के को बुलाया थाने में? इसने तो अपना मान लीजिए मामला वापस लिया। क्या उसको बुला के पूछा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने इसका गला कैसे दबाया? क्या तू कहता है इसके टुकड़े काटेगा, तो हत्यारा है क्या? तो इसमें तो मुकदमा कॉग्निजेंस तो पुलिस ने लिया ही नहीं। पुलिस ने अपने पास एप्लीकेशन रख ली और उसने आगे विड्रॉ कर ली, परिवार के दबाव में विड्रॉ कर ली, हो सकता है उसके माँ बाप के दबाव में विड्रॉ कर ली। और एक बार जब इस तरह के रिश्ते बन जाते हैं जिसमें कि आपकी सेक्सुअल रिलेशनशिप भी है आपका, तो लड़की के मन में एक खास तरह का एक गिल्ट भी होता है, खास तरह का अपराध भाव भी होता है कि परिवार से भी लड़के आ गए हैं और अब यहाँ पर भी ये सब कुछ हो रहा है, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। और इसी से दब के लड़कियां इस हद तक चली जाती हैं कि उनका फिर अंत में यही अंत होता है। यही अंत होता है। तो इसलिए लड़कियों को पहला उठा हुआ हाथ, किसी को भी महिला पर हिंसा करने का हक नहीं है। धर्म नहीं देता, संविधान नहीं देता, परिवार नहीं देता, समाज के मूल्य नहीं देते। हिम्मत कैसे होती है लड़की पर हाथ उठाने की? और लड़कियां क्यों बर्दाश्त करती हैं? क्यों फिर ऐसे रिश्ते में? मैं अपील करना चाहती हूँ देश की सभी लड़कियों से कि पहला उठा हुआ हाथ रोक लो, पकड़ लो, बोलो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं इस रिश्ते में नहीं रहूंगी अगर इस तरह से मेरा अपमान और मेरे साथ मारपीट हुई तो। बिल्कुल रंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़ी। राव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वाकई में बहुत अहम है, हिंसा को बिल्कुल भी सहन नहीं करना है, हमें इस मामले से सीख लेनी चाहिए। बहरहाल आपको जाते जाते आगे बढ़ते बता दें कि आफताब का आज पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट होना था, वो नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि आफताब की तबीयत ठीक नहीं थी। राजस्थान में फिर से सियासत गरमाई जा रही है। ठीक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले ये सब हो रहा है। गुर्जर नेता हैं विजय सिंह बैसला, उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट को आप बना दीजिए मुख्यमंत्री, नहीं तो राहुल गांधी की भारत यात्रा को रोका जाएगा। सचिन पायलट भी गुर्जर समाज से आते हैं। अब सचिन पायलट के करीबियों का कहना है कि जानबूझकर एक कंट्रोवर्सी खड़ी की जा रही है, सत्ताधारी नेता अपने फायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं, इसमें भारत जोड़ो यात्रा को क्यों लाया जा रहा है। आइए सुन लेते हैं सचिन पायलट ने क्या कहा है, फिर विजय बैसला हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। राजस्थान क्योंकि पहला वो राज्य होगा जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर जब आएंगे तो उनका बहुत अद्भुत स्वागत होगा और एक ऐतिहासिक यात्रा का मोबाइल रहेंगे। लगभग 15 से 18 दिन की यात्रा रहेगी। नहीं, मैं समझता हूँ कि भाजपा के हमारे जो साथी हैं वो विचलित, मैंने शुरू में कहा आपको, वो यात्रा से विचलित हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हो सकती है कि यात्रा में बाधा डालें या इस प्रकार की दुर्भावना पैदा करें, लेकिन जनता बहुत समझदार है, लोग उत्साहित हैं और सब वर्ग के लोग, सब लोग चाहते हैं कि राजस्थान वो यात्रा आए और यहाँ से नया आगाज होगा कांग्रेस पार्टी का भी, चुनावों के लिए भी और प्रदेश की जनता के लिए भी। तो भाजपा के साथी हमारे कितनी भी कोशिश करें कि यात्रा अति सक्सेसफुल होगी, ऐतिहासिक होगी और लाखों लाख लोग रोज जुड़ेंगे। तो विजय बैसला जो गुर्जर नेता हमारे साथ हैं। विजय जी, जो अखबार में छपा है, क्या ये सही है कि आप कह रहे हैं कि सचिन को सीएम बनाओ नहीं तो भारत जोड़ो यात्रा को हम रोकेंगे? Now let me put it in perspective. This is what you have heard day before yesterday, but nobody has been hearing what we have been saying for the last 4 years. And what we have been saying is 2019-2020 2 सालों में 2 समझौते हुए थे राजस्थान सरकार के और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के, जब 2 बार हम पटरियों पर बैठे और हमारा आंदोलन हुआ। पिछले 4 साल से इन समझौतों के ऊपर कोई क्रियान्विति नहीं हुई है मैडम। आप ये है कि बनना नहीं बनना वाला बात तो बाद में आती है, पहले तो ये आती है कि जो समाज के जो समझौते सरकार ने करे हैं
4 साल से उनके ऊपर कोई क्रियान्विति क्यों नहीं हो रही है? दैट इज द मूड क्वेश्चन and nobody is talking about it. People are only politicizing and looking at the political angle to it. Nobody is looking at the angle in which the community is being taken for a ride. तो इसमें सीएम पद की मांग कहां से आ गई है? राज्य में गहलोत सरकार तो है, सरकार से मांगे अपनी मांगे। जो मैंने वॉइस एको करी है सचिन की, वो एक कम्युनिटी सेंटिमेंट है एंड लेट अस कीप इट एट दैट, वहां तक रखें। मुद्दे की बात तो यह है कि 2019 और 2020 के जो समझौते हैं वो राजस्थान सरकार ने साइन करने के बाद करे नहीं, और ये जो सिग्नेचर करे हैं वो किसी नॉर्मल आदमी ने नहीं करे, सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स ने करे हैं। विश्वेंद्र जी के सिग्नेचर्स हैं, बीडी कल्ला के सिग्नेचर, कल्ला जी के सिग्नेचर्स हैं, उसके ऊपर आपके अशोक चांदना जी के सिग्नेचर्स हैं, आपके रघु शर्मा जी के सिग्नेचर्स हैं, और वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहे हैं। हमारे केसेस हटाने की बात थी, 4 साल से एक भी केस नहीं हटा। और आप ये देखिए निधि जी के केसेस हटाने की बात तो दूर, पिछले 2 दिन से उन्हीं केसेस को मद्देनजर रखते हुए पाबंदियों की नोटिस भेजी जा रही है हमारे लोगों को। तो जब हम बोल रहे हैं कि जो काम आपको करना था वो आपने 4 साल से नहीं किया, उसको करें, तो हमारे ऊपर दबिश डाली जा रही है कि आप ये बात उठा क्यों रहे हो। ये तो गलत बात है ना। हम लोग केवल इस बात पे अड़े हुए हैं कि सीएम का स्टेटमेंट क्यों दे दिया, और इतने सारे बच्चों की जो जिंदगी बर्बाद हो रही है इस पे किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। ये तो गलत बात है मैडम। लेकिन विजय जी, सचिन पायलट के करीबी तो कह रहे हैं कि जो आप ये कह रहे हैं सत्ता में बैठे लोग करवा रहे हैं, और इससे तो सचिन को नुकसान ही पहुंचने वाला है। हम तो सीधी सी बात मैंने शुरू में भी यही कही थी, मैं अब भी उसी बात पर अडिग हूँ। आप हमारे समझौते क्रियान्वयन कर दीजिए, हम तो आमेर से हाथी लेकर के जाएंगे और झालावाड़ से उठा के ले आएंगे, उनको माला भी पहनाएंगे, साफा भी पहनाएंगे। मैडम हमारे काम तो कर दो, बहुत सीधी सी बात है। इसको हम आउट ऑफ प्रोपोर्शन क्यों लेके जा रहे हैं? नहीं, और आउट ऑफ प्रोपोर्शन आप लेके जा रहे हैं क्योंकि इसमें भारत जोड़ो यात्रा कैसे आ गई? क्यों नहीं आएगी मैडम? आप पूरा राजस्थान जहां जिस टंकी को देखो उस पर भारत जोड़ो चिपका रखा है, पोस्ट कर रखा है। आपकी भारत जोड़ो यात्रा जो जितनी लिमिटेड मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बेरोजगारों के लिए बात हो रही है, सबकी बात हो रही है। तो भाई हम भी बेरोजगार हैं और आप ही शीर्ष नेतृत्व तो राहुल जी है ना, तो हम राहुल जी को कह रहे हैं भैया करो, नहीं तो हम आपको रोकेंगे। हम विरोध तो करेंगे ना, कब नहीं करेंगे? 4 साल से शांति से बैठे, इतने मनुवार कर लिए, मनुवार करके कोई सुन ही नहीं रहा है। लेकिन बेरोजगारी सिर्फ राजस्थान की नहीं, पूरे देश की समस्या है ये तो। जो कागज में साइन कर दिया सरकार ने, हम तो उसके क्रियान्वयन की बात कर रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहे। हम तो जो कागज में साइन है सरकार के द्वारा उसके क्रियान्वयन की बात कर रहे हैं। 4 साल से वो हुआ नहीं है। लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल है ना, अभी भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली है। टाइमिंग तो बिल्कुल सही है मैडम, सरकार खत्म होने वाली है 1 साल में, 4 महीने बाद तो ब्यूरोक्रेसी पेन डाउन कर देगी। हम कहाँ जाएंगे? 4 साल से इंतजार करते रहे। हमें तो ये काम करवाना है मैडम, प्यार से हो जाए ठीक है, नहीं तो दूसरी तरह से कराएंगे, क्योंकि हमें तो करना है, हमारे युवाओं का भविष्य है मैडम। तो आपको क्या अशोक गहलोत की सरकार पर भरोसा नहीं है? मैडम 4 साल हो गए, 4 साल हम तो भरोसा करके बैठे, तभी तो 8 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि कोई बात तो हो। मुझे ये लगता है कि अगर मुझसे आप मेरे जहन से पूछें तो मुझे ऐसा लगता है मैडम कि ये लोग डिली डाली करके भिड़ंत करा देंगे, और हम भिड़ंत नहीं करना चाहते। अभी भी दिन है, खत्म करो, एग्जीक्यूट ही तो करना है। सरकार को साइन करा हुआ कागज है, उसको बुलाओ, ब्यूरोक्रेसी को करो, करते क्यों नहीं हो? खत्म बात, 4 घंटे में काम हो जाएगा, करता ही नहीं है कोई। चलिए, तो राजस्थान की वाकई में राजनीति पूरी तरह से गरमा रही है, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है, और एक बार फिर से जिस तरह से ये मसला उठा रहे हैं गुर्जर समाज के लोग, ये अपने आप में काफ़ी अहम है। टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और इससे किसको नुकसान होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है अभी राजस्थान के सामने। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयोग की फाइल क्यों मंगवाई है, इस पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे।
बीते दिनों चुनाव आयुक्त बने अरुण गोयल की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने उनकी नियुक्ति की फाइल मांगी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मसले पर बहस जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को टीएन सेशन जैसा होना चाहिए था, जो प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई से ना डरे। उधर सरकार ने कहा है कि जो संसद का काम है उसमें कोर्ट कदम रखने से बचे। 21 नवंबर को चुनाव आयुक्त बनाए गए अरुण गोयल की फाइल सुप्रीम कोर्ट ने मंगा ली है। उसका कहना है कि वो उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया देखना चाहता है। दरअसल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुनवाई होने के 3 दिन के भीतर ये नियुक्ति हुई है। इस मामले में अर्जी दाखिल होने के बाद ये नियुक्ति की गई। वीआरएस लेने वाले अफसर अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाया गया। अदालत ने कहा कि अच्छा होता अगर सुनवाई के दौरान नियुक्ति ना होती। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मसले पर चल रही सुनवाई के दौरान बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में टीएन शेषन की सख्त छवि को याद किया गया। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री के भी दबाव में न आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी सरकार जी हजूरी वाले अधिकारी को ही चुनाव आयुक्त बनाना चाहती है। सरकार को मनचाहे नतीजे मिलते हैं और अधिकारी को भविष्य की सुरक्षा, उससे गुणवत्ता और निष्पक्षता पर असर पड़ता है। जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि नियुक्ति सरकार करती है तो इसे निष्पक्ष कैसे कहा जा सकता है। जोसेफ ने पूछा कि चुनाव प्रक्रिया में सरकार जजों को शामिल करना चाहती है या नहीं। Supposing the election commissioner sort of, is so weak-kneed. Yes. That he says, okay, carries with it, he doesn't get around to doing it. Will it not be a case of complete breakdown of the system then? It's just giving an example. Yes, honestly. The reason being that he is a man who's supposed to be completely insulated. Yes. So these are the aspects which perhaps the participation of a larger body, yes, instead of the cabinet. दूसरी तरफ सरकार ने साफ किया कि 1991 के बाद से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में कोई खामी नहीं पाई गई है। इसकी एक प्रक्रिया है जिसके तहत ऐसी नियुक्तियां होती हैं। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यहां तक कहा कि ये संसद का कार्य क्षेत्र है, इसमें न्यायपालिका को दखल नहीं देना चाहिए। संविधान ने जो अधिकारों का बंटवारा किया है उससे अलग रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप संसद को दे सकते हैं। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। अगर इसके लिए कानून नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अवैध है। सरकार ने दावा किया कि वो संविधान के मुताबिक काम कर रही है। ये बहस अभी आगे चलती रहेगी। चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर हमेशा से सवाल उठते आए हैं, लेकिन इस बार मामला गंभीर है क्योंकि सवाल उठाने वाली खुद देश की सबसे बड़ी अदालत है। और अब केंद्र सरकार को दस्तावेजों, फाइलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट को यह विश्वास दिलाना होगा कि उसकी नियुक्तियों में कोई खामी नहीं है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे आपको ले चलेंगे गुजरात। क्या सूरत की एक अहम सीट के वोटरों का मन इस बार कुछ बदलेगा? गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर है सूरत। सूरत की वराछा सीट पाटीदार बहुल सीट है और बीजेपी का गढ़ है। ऐसा गढ़ कि 2017 में पाटीदार आंदोलन चरम पर होने के बावजूद बीजेपी ये सीट नहीं हारी थी। लेकिन इस बार बीजेपी के दबदबे को आम आदमी पार्टी का मजबूत दावा चुनौती दे रही है। एक रिपोर्ट। देखो, विधायक है नहीं, विधायक थे और पूर्व मंत्री थे और अब पूर्व ही रहेंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारे काका रिटायर्ड ही रहे। जनता की सेवा बहुत की। हमारे काकी जी चाहते हैं कि अब घर पर रहे, बच्चों को संभाले, आशीर्वाद दे और घर के वातावरण में थोड़ा सा सहकार दे। वो सब जगह बोल रहे हैं कि काका भतीजे की लड़ाई, चाचा भतीजे की लड़ाई है, चाचा को निवृत्त हो जाना चाहिए। लेकिन मैं तो लोगों के मत पर छोड़ देता हूँ। वोटिंग वो करेंगे, लोग वोट करेंगे और तय नक्की करेंगे, वो लोग करेंगे कि चाचा को घर पे बैठने का है या भतीजा को बैठने का है। ये लड़ाई चाचा भतीजे की है, पाटीदारों के बीच दबदबा दिखाने की लड़ाई
बीजेपी के लिए अपना गढ़ बरकरार रखने की है और आम आदमी पार्टी के लिए किला ढहाने की है। શિક્ષામાં પરિવર્તન, સ્વાસ્થ્યમાં પરિવર્તન એ અમારો ઉદ્દેશ્ય છે। 28 साल का नौजवान देखने में किसी आम युवक जैसा ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के टिकट पर सूरत की वराछा रोड विधानसभा सीट से इसके लड़ने से सूरत की ये सबसे अहम सीट बन गई है। अल्पेश कथीरिया हार्दिक पटेल के बाद पाटीदार आंदोलन का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा हैं। दक्षिण गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन को खड़ा करने में इनकी अहम भूमिका मानी जाती है। हमने सुना है, देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि 1990 के पहले के पीरियड में जब कांग्रेस का शासन था तो लोग उससे तंग आ गए थे, तो मौका दिया भाजपा को। अब लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस तंग करती थी उससे भी खराब तरीके से भाजपा पेश आ रही है, तंग कर रही है। तो भाजपा से दूर होना है और आम आदमी पार्टी को मौका देना है, केजरीवाल जी को मौका देना है, परिवर्तन में साथ देना है। वराछा रोड संदेश देने की भी सीट है, क्योंकि यहाँ के कुल 2,11,000 वोटरों में से 3/4 पाटीदार हैं। बीजेपी ने यहाँ से 2 बार के विधायक और पूर्व मंत्री किशोर कनानी को मैदान में उतारा है। 2017 में पाटीदार आंदोलन चरम पर होने के बावजूद किशोर कनानी ने ये सीट 14,000 वोटों से जीती थी। उसमें कुछ कड़ा मुकाबला नहीं है। वो पाटीदार चेहरा था, है ही नहीं। वो अनामत आंदोलन समिति के कन्वीनर थे। उसको अब वो राजकीय नेता हो गए, कोई पार्टी में जुड़ गए, तो अभी लोग तय करेंगे, नक्की करेंगे कौन चेहरा चाहिए। पाटीदार तो दोनों है। हमने 10 साल जो इस इलाके में काम किया है, वराछा में हमने जो काम किया है, लोगों के लिए हम दौड़ते रहे, उसका आवाज बन के हम वहीवट के अंदर के सामने वो लड़ रहे हैं। तो हमारा अनुभव है काम का लोगों को। 2 तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पहली ये कि 2017 में जब पाटीदार आंदोलन अपने चरम पे था, उस समय भी बीजेपी गुजरात भी जीती और वराछा भी जीती। तो जब उस समय पर इतने खराब हालात में बीजेपी ने ये सीट नहीं हारी, तो अब बीजेपी ये सीट कैसे हार सकती है? इसके जवाब में चर्चा ये चल रही है कि पहले जनता के पास, गुजरात की जनता के पास बेहतर मजबूत विकल्प नहीं था, इसलिए बीजेपी 2017 और उससे पहले के सभी चुनाव जीतती रही। लेकिन अब जनता के पास एक और नया विकल्प मौजूद है। हो सकता है पब्लिक उसकी तरफ ध्यान दे। अब दोनों चर्चाओं में से कौन सी हावी और मजबूत निकलती है, ये चुनाव बताएंगे। वराछा सूरत से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी ने नुक्कड़ सभाएं शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी अगले 1 हफ्ते में 1000 नुक्कड़ सभाएं करेगी, जिसकी शुरुआत आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की है। कैसी है आम आदमी पार्टी की नुक्कड़ सभाएं और बीजेपी की वीडियो वॉर से बचने की क्या है रणनीति, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के नगर निगम चुनाव में गर्मी बढ़ती जा रही है और दिल्ली का तापमान कम होता जा रहा है। हर रोज आम आदमी पार्टी को जूझना पड़ रहा है एक वीडियो से। सत्येंद्र जैन का वीडियो आ जाता है मालिश कराते हुए, काजू बादाम खाते हुए, और फिर कभी उसके विधायकों के साथ मारपीट होते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। तो जो मुद्दा है आम आदमी पार्टी का कि कूड़े पर चुनाव लड़ेंगे, तो उसको बीजेपी की कोशिश रणनीति है कि उससे हटा करके आम आदमी पार्टी को ट्रैप किया जाए इन वीडियोस में। आम आदमी पार्टी कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर आम आदमी पार्टी की एक नुक्कड़ सभा चल रही है, हरकेश नगर में है, और मनीष सिसोदिया जो हैं इसको संबोधित कर रहे हैं और बहुत हाथ जोड़कर निवेदन है, इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप देखेंगे पीछे अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, पीछे मनीष सिसोदिया को दिखाते हैं आपको, लोगों से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और कूड़े की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी वाले आपको वीडियो के बारे में बताएंगे, दूसरे मुद्दों पर भटकाएंगे, पर आप कूड़े पर बात करना। वो कह रहे हैं 15 साल से निगम में बीजेपी है, लेकिन फिर भी कूड़े के ढेर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, डेंगू फैल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत होता है। तो मुख्यमंत्री भी आम आदमी पार्टी का और जो मेयर बनेगा वो भी आम आदमी पार्टी का। ये तस्वीरें हैं, ऐसी ही मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ऐसी ही लगभग 1000 नुक्कड़ सभाएं आम आदमी पार्टी अगले 1 हफ्ते में करने जा रही है, जिससे कि वो लोगों तक पहुंचे। बड़ी रैलियां नहीं करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर महिलाएं ज्यादा आई हैं, पुरुष कम हैं। कोशिश इनके कार्यकर्ताओं की है
कि महिलाओं तक भी पहुंचा जाए, उनको समझाया जाए, बताया जाए कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने महिलाओं की यात्रा बसों में फ्री की है, वैसे ही एमसीडी में आए तो उनको और सुविधाएं दी जाएंगी। पुरुष भी हैं, लेकिन ऐसी नुक्कड़ सभाओं के जरिए आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जहां बीजेपी का एक बहुत बड़ा कैंपेन है जिसमें जेपी नड्डा हो या योगी आदित्यनाथ आ रहे हो, उसके सामने नुक्कड़ सभाओं के जरिए आम आदमी पार्टी अपनी पोल पोच, अपनी तैयारी दिखाने की कोशिश कर रही है। तो कोशिश यही है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ कूड़े की बात करे, कूड़े की पहाड़ की बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। और आप देखिए, यहाँ देखिए ये नुक्कड़ सभा है हरकेश नगर में, पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली तीनों में ही बीजेपी का मेयर थे। पूर्वी दिल्ली हमेशा घाटे में रही है, यहाँ लोगों की तनख्वाह नहीं मिली है, जो एमसीडी स्कूलों में काम करते हैं लोग या शिक्षक हैं, तो कह रहे हैं सबकी तनख्वाह मिलेगी, अब एकीकृत हो गया है। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम हैं वो यहाँ कमान संभाले हुए हैं, और अरविंद केजरीवाल गुजरात में चुनाव में कमाल संभाले हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर कम है, वीडियोस पर बात नहीं, ट्रैप नहीं, और बात सिर्फ कूड़ा की। नई दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद को लेकर कल को जो फायरिंग हुई थी उसमें 6 लोगों की मौत हुई। असम सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया है कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। दोनों राज्यों के बीच तनाव को देखते हुए चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय सरकार ने कैंसिल कर दिया है। असम मेघालय सीमा पर एक बार फिर से हिंसा की आग भड़की है। असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में असम मेघालय सीमा पर कथित तौर पर अवैध लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक को मंगलवार तड़के असम के वन कर्मियों द्वारा रोकने के बाद भड़की हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। तनाव को देखते हुए दोनों राज्यों के बीच केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती कड़ी कर दी गई है। शिलोंग का चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल देश में ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। असम मेघालय सीमा पर मुकरो गांव में मंगलवार सुबह हुई गोलीबारी की घटना के कारण चेरी ब्लॉसम उत्सव सहित मेघालय के सभी त्योहारों को रद्द कर दिया गया है। मेघालय सरकार के टूरिज्म विभाग ने ये जानकारी ट्वीट कर दी है। चेरी ब्लॉसम महोत्सव के रद्द होने से राज्य का पर्यटन क्षेत्र को झटका लगना तय है, क्योंकि 24 नवंबर से शुरू होने वाले 2 दिवसीय उत्सव के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आने वाले थे। नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल में मेघालय के जवाब माने जाने वाले त्योहार के मद्देनजर शिलोंग और आसपास के इलाकों के सभी होटल पूरी तरह से बुक हैं। उधर मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड सांगमा इस मामले को लेकर गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ मेघालय विल टेक ऑल स्टेप्स पॉसिबल। मेघालय सरकार न्याय सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी और उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने इस अमानवीय घटना को अंजाम दिया। उधर असम सरकार ने हाई कोर्ट की एक रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में कमीशन का गठन कर दिया है। ये आयोग 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। वैसे राज्य सरकार ने कहा है कि मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा। साथ ही जिले के एसपी का भी ट्रांसफर कर दिया गया है और स्थानीय पुलिस व वन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस घटना में मरने वाले मेघालय के 5 लोग और 1 फॉरेस्ट गार्ड शामिल है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा असम सरकार की ओर से दिया जाएगा। घटना कोई बड़ा रूप न ले, इसलिए मेघालय सरकार ने एहतियातन 7 जिलों में 48 घंटों तक इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। दरअसल असम मेघालय सीमा विवाद बहुत पुराना है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र दोनों राज्यों के बीच तनाव कम नहीं कर पाया है। असम और मेघालय मुख्यमंत्रियों के बीच लगातार चली बातचीत और प्रचार के बावजूद नतीजा शून्य रहा। असम के मुख्यमंत्री असम के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। वो सीमा विवाद का स्थायी हल निकालने में पूरी तरह विफल रहे हैं। असम और मेघालय के बीच में इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वो 1950 दशक से चला आ रहा है।
हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि जो ताजा विवाद है ये बाउंड्री डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि स्मगलिंग से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि असम राज्य ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने का मन बना लिया है। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि वो लगातार दोनों राज्यों के प्रशासन के साथ संपर्क में है ताकि जो हिंसा है उसका स्तर ज्यादा एस्केलेट ना हो पाए। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पहले रक्षा मंत्री और अब सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पीओके को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कहा है सेना तैयार है, बस सरकार के आदेश का इंतजार है। एक रिपोर्ट। As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. ये बड़ा बयान सेना के उस कमांडर का है जिसके तहत फौज जम्मू कश्मीर में कार्रवाई करती है, चाहे वो एलओसी पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑपरेशन हो या फिर राज्य में आतंकवादियों पर कार्रवाई। सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के आदेश के बिना सेना जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं करती है। अब जब उत्तरी कमान के प्रमुख लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे पुंछ में पीओके लेने की बात कर रहे हैं तो इसका बड़ा संकेत है। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले महीने जम्मू कश्मीर में शौर्य दिवस के मौके पर कहा था कि पाकिस्तान पीओके के लोगों पर जो अत्याचार कर रहा है उसकी भारी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। उनका कहना था कि गिलगित और बाल्टिस्तान को हासिल किया जाएगा। इसी महीने हिमाचल प्रदेश में जब लोगों ने रक्षा मंत्री से पीओके को लेकर सवाल पूछा तो बोले, धैर्य रखिए। पीओके चाहिए, पीओके धैर्य रखिए। सवाल है पीओके को लेकर ये सरकार की आधिकारिक नीति है या फिर मंत्रियों अफसरों के निजी बयान। पीओके पर सरकार और सेना की ओर से आ रहे बयानों से ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ बड़ा करने की तैयारी में है, लेकिन मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात में यह इतना आसान नहीं है। कुछ लोग इसे देश के माहौल को सर्जिकल स्ट्राइक जैसा बनाने के कवायद मान रहे हैं। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।